नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त तक के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सौंपेंगे 1675 नवनिर्मित फ्लैट्स की चाबी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज भारत मंडपम में प्रदान करेंगे लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता उन्नति और प्रदर्शन शील्ड के लिए पुरस्कार। राज्य लॉजिस्टिक्स सुगमता रिपोर्ट 2024 का होगा विमोचन। संभल में वक्फ का बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। निर्माणाधीन पुलिस चौकी को बताया वक्फ की संपत्ति। प्रशासन ने शहर की सभी वक्फ संपत्तियों की जांच करने का लिया निर्णय। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक भयंकर ठंड। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। राजधानी दिल्ली कोहरे के चलते हवाई यातायात हुआ प्रभावित। और सिडनी टेस्ट में पहले दिन का खेल जारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की खराब शुरुआत। 169 रन पर 9 बल्लेबाज पवेलियन लौटे। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे और पात्र लाभार्थियों को स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबियां भी सौंपेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं नौरोजी नगर में विश्व व्यापार केंद्र और सरोजनी नगर में जनरल पुल आवासीय आवास टाइप 2 क्वार्टर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली के द्वारका में सीबीएसई के एकीकृत कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन करेंगे, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं पीएम मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसमें पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार के पूर्वी परिसर में एक अकादमिक ब्लॉक और द्वारका के पश्चिमी परिसर में एक अकादमिक ब्लॉक शामिल है। इसमें नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का भवन भी शामिल है, जिसमें शिक्षा के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। राजधानी में झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए ये मौका किसी त्योहार से कम नहीं है। आखिरकार जो लोग अब तक झुग्गियों में रह रहे थे, अब नए साल में उन्हें नया घर मिलने जा रहा है। वो कह रहे हैं कि उनका बरसों का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करने का काम किया है। नववर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 3 जनवरी को पीएम मोदी दिल्ली के अशोक विहार क्षेत्र के झुग्गी वासियों को नए फ्लैट की चाबियां सौंपेंगे। जहां झुग्गी वही मकान योजना के तहत दिल्ली के अशोक विहार के स्वाभिमान अपार्टमेंट में 1675 नए मकान बनाए गए हैं। योजना के लाभार्थियों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। जब से हम लोग रह रहे हैं तब से देख रहा हूँ यहाँ इतना गंदगी है, ना यहाँ के पानी की व्यवस्था था, ना यहाँ कोई सफाई की व्यवस्था था। बच्चे हमेशा परेशान रहते थे, बीमार पड़ते थे, हम लोग हॉस्पिटल दौड़ते थे, लेकिन कभी भी कोई देखने नहीं आया। जब से प्रधानमंत्री इस चीज़ को ध्यान दिया हम लोग के बच्चे के ऊपर, जो ना चलो वहाँ के बच्चे के ज़िंदगी संवरा जाए, अच्छे से उन लोग परवरिश हो, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे जगह रहे, तब से हम लोग बहुत खुश है प्रधानमंत्री के ऊपर, जो हम लोग के बच्चे की ज़िंदगी के लिए उन्होंने कुछ न कुछ सोचे हैं। जो आज ने मोदी जी ने ये काम किया है हमारे लिए बहुत अच्छा लगा, और हमारे जो बच्चे हैं कम से कम कुछ आगे जाके कुछ बन सकते हैं, उनके लिए कुछ सोचे हैं वो लोग। मोदी जी ने कहा था कि हम जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। आज उन्होंने झुग्गी के जगह पर मकान बना करके दे रहे हैं। मैं यहाँ जेलर वाले बाग में 30 साल से रहता हूँ, और मोदी जी ने वादा किया था कि क्या कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान। उसके बाद अपना वादा पूरा किया। यहाँ पे हमें जेलर वाले बाग में फ्लैट
हमें दिया। हमारे मोदी जी दिए फ्लैट जहाँ झुग्गी वही जो मकान हमारे बच्चे को भविष्य के लिए अच्छे काम किए हैं। में बारिश बुनी में पानी भर जाता था और नालियों का पानी घर में घुस जाता है। अब कीड़े मकोड़े दुनिया के घर में भर जाते थे। हमको बड़ी परेशानी थी, नालियाँ भर जानी, बच्चों को स्कूलों से परेशानी। आज मोदी जी ने हमें फ्लैट दे रहे हैं, इसके लिए हमको बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए मोदी जी को मैं धन्यवाद दे रही हूँ। मोदी जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कीचड़ से निकाल कर हमें मकान देकर स्वर्ग में बैठा दिया। मोदी जैसा नेता न कभी हुआ न होगा। हम लोगों को 30 साल से ज़्यादा हो गया झुग्गियों में रहते हुए, मोदी जी की तरफ से मकान मिल गया, बहुत बढ़िया है। मैं 25 साल से जिलरबाग में हूँ और मेरे बच्चे भी यहाँ हुए, पढ़े लिखे यहाँ नगर निगम के स्कूल में, लेकिन कहीं उनको अगर किसी यूनिवर्सिटी में जा कर के अगर एडमिशन कराना झुग्गी का नाम आता था तो इग्नोर कर देते थे कि नहीं ये झुग्गी में रहने वाला है। आज वो सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नई दिल्ली की दरगाह निजामुद्दीन औलिया पर चादर चढ़ाई गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने ये चादर चढ़ाई। भविष्य के लिए और प्रधानमंत्री जी का संदेश है, जो मोहब्बत का पैगाम है, भाईचारा का, इस संदेश को लेकर के हम जा रहे हैं और हमारे देश में अमन चैन हो, भविष्य अच्छा हो, शांति हो, मिल के रहे हम, ये संदेश को लेकर के जा रहे हैं। और बहुत पुराना हमारा परंपरा है हमारे देश का, इसलिए आज हम लोग यहाँ निजामुद्दीन के बाद प्रधानमंत्री जी का चादर को लेकर के कल अजमेर शरीफ दरगाह में कल सुबह 11 बजे हम चढ़ाएंगे। और आज सावित्रीबाई फुले की जयंती है। पहली महिला शिक्षिका और सामाजिक क्रांति की अग्रदूत सावित्रीबाई फुले को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वह महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं और शिक्षा व सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अग्रणी हैं। लोगों का बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रयास हमें प्रेरित करते हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है। सावित्रीबाई फुले जी का नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान हमारे सामने आता है। वे हमेशा महिलाओं और वंचितों की शिक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाती रही। वे अपने समय से बहुत आगे थी और उन गलत प्रथाओं के विरोध में हमेशा मुखर रही। शिक्षा से समाज के सशक्तिकरण पर उनका गहरा विश्वास था। महात्मा फुले जी के साथ मिलकर उन्होंने बेटियों के लिए कई स्कूल शुरू किए। उनकी कविताएं लोगों में जागरूकता बढ़ाने और आत्मविश्वास भरने वाली होती थी। लोगों से हमेशा उनका यह आग्रह रहा कि वे जरूरत में एक दूसरे की मदद करें और प्रकृति के साथ भी समरसता से रहें। हमारी भारत भूमि हर कालखंड में देश की विलक्षण बेटियों को गौरव से भर दिया। सावित्रीबाई फुले जी, उनका व्यक्तित्व ऐसे प्रकाश स्तंभ की तरह है जो हर युग में नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाता है। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आज सुनो
खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें नमन किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि देश में जब भी नारी शिक्षा और सामाजिक समानता की बात होती है, सावित्रीबाई फुले जी का नाम गर्व से लिया जाता है। सावित्रीबाई फुले जी ने एक ओर जहां महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया, वहीं शिक्षा को समाज सुधार का सशक्त माध्यम भी बनाया। महिला विरोधी कुरीतियों को समाप्त कर नारी सम्मान की नई परिभाषा गढ़ने वाली महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर उन्हें नमन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर नमन किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि साहसी रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर नमन। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ वीरतापूर्ण लड़ाई लड़ी, जिसमें अद्वितीय वीरता और रणनीतिक प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने कई पीढ़ियों को उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका की भी व्यापक रूप से सराहना की जाती है। इधर कर्नाटक सरकार ने नए साल की शुरुआत पर लोगों को झटका दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई वाली सरकार ने बस किराए में 15% किराया बढ़ाने का ऐलान किया है। नया किराया 5 जनवरी से लागू होगा। कांग्रेस शासित राज्य में महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी जा रही है। कर्नाटक सरकार के फैसले से राज्य सरकार के अधीन आने वाली बस सेवाएं महंगी हो जाएंगी। पिछले दिनों जब कर्नाटक सरकार द्वारा किराए में बढ़ोतरी की हलचल सामने आई थी तो विरोध के स्वर भी उठे थे। प्रदेश के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री HK पाटिल राज्य कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी दी है। मंत्री पाटिल ने बताया कि पिछले कुछ सालों में डीजल पेट्रोल के साथ ही CNG की कीमतों में भी काफी वृद्धि हुई है, जिसके चलते ये फैसला करना पड़ा है। इस पर भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष R अशोक ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस सरकार किसी न किसी तरीके से आम आदमी से महंगाई और कर वृद्धि करके जबरन वसूली कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि अब बस किराया बढ़ाकर आम आदमी पर बोझ बढ़ा दिया गया है। वहीं कर्नाटक से भाजपा नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले के बाद पुरुष यात्री पर अधिक वित्तीय भार पड़ेगा। They are giving a free to a woman and charging more to a man. We can say like this: for a wife it is free, for a husband is a double now. So this is the stand which taken by the government. और तमिलनाडु की भाजपा महिला मोर्चा ने अन्ना विश्वविद्यालय में कथित यौन उत्पीड़न की घटना पर न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा ने मदुरै से चेन्नई तक विरोध में एक रैली भी निकाली। आपको बता दें कि अन्ना यूनिवर्सिटी के परिसर में एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के मामले पर मद्रास हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले पर अब सबको शर्म आनी चाहिए। चिंता जताते हुए कोर्ट ने कहा कि जहां इस घटना को हमें वेकअप कॉल की तरह लेना चाहिए था। और इधर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा दिल्ली के विकास के लिए हमेशा गंभीर रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर फर्जीवाड़ा करके जनादेश का अपहरण करने का आरोप लगाया। डीडी न्यूज के संवाददाता ने वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। यूनिवर्सिटीज के 3 कैंपस तैयार होने वाले हैं, नए कॉलेज आ रहे हैं और नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आ रहा है। तो दिल्ली के विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रतिबद्ध रही है
और माननीय प्रधानमंत्री जी आज दिल्ली के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा करेंगे। बहुत आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। दिल्ली को पिछले 10-12 सालों में बदहाल करने का काम दिल्ली की सरकार ने किया है और इसीलिए दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चाहिए। इन विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिलकर दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। फर्जी वोट का बहुत मुद्दा इस बार देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में, हालांकि ऐलान नहीं हुआ। आप देखिए संजय सिंह की पत्नी के मुद्दा भी, उनके वोटिंग कहां पर है, दो जगह पर वोट, इसको लेकर बहुत विवाद हुआ। संजय सिंह का अपना वोट दो जगह बना हुआ भाई साहब, उनकी पत्नी की बात मत कीजिए। इनके मेयर जो अपनी एक पत्नी का दो नामों से वोट बनवाते हैं, तो जैसे आम आदमी पार्टी खुद फर्जी है, उन्होंने वोट भी फर्जी बनाने का काम किया है और ये उनकी चोरी पकड़ी जा रही है, इसलिए बिलबिला रहे हैं। आप लोग लगातार इस सब मुद्दे को उठाते रहेंगे। दिल्ली में फर्जी मतदान करने वालों को 1 साल की सजा है। दिल्ली में फर्जी मतदान की कोशिश करने वालों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो रही है। कल इलेक्शन कमीशन ने भी पुलिस में FIR दर्ज कराई है। एक बड़ी साजिश आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली में मैंडेट को एक तरह से अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सचदेवा। उनका कहना है कि एक तरफ विकास की सौगात मिल रही है दिल्ली वासियों को, वहीं केजरीवाल बताएं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या काम किया है दिल्ली में बीते 10 वर्षों में। कैमरामैन उत्तम कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर वोटों का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जो कागजात सार्वजनिक हुए हैं उनसे साफ पता चलता है कि आम आदमी पार्टी से धोखेबाज और झूठी कोई पार्टी नहीं है। जो कागजात अभी पब्लिक डोमेन में आए हैं मीडिया के माध्यम से, वो साफ साफ दर्शाते हैं कि आम आदमी पार्टी से झूठी और फ्रॉड पार्टी इस देश में, इस दुनिया में नहीं है। 2016 से लेकर 23 तक कागज है सिग्नेचर वाले कि लगभग 24 स्ट्रक्चर्स को डेमोलिश करने का फतवा आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के द्वारा दिया गया। इधर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में वक्फ के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। संभल के जामा मस्जिद के करीब बन रही पुलिस चौकी की संपत्ति पर विवाद उठने के बाद प्रशासन ने शहर की सभी वक्फ संपत्तियों की जांच करने का निर्णय लिया है। कुछ लोगों ने पुलिस चौकी का निर्माण होने वाली भूमि को वक्फ संपत्ति बताते हुए दावा किया था। इसके बाद दस्तावेजों की जाँच की गई थी। जाँच में लोगों की ओर से पेश किए गए सभी दस्तावेज वैध नहीं मिले थे। कमेटी की रिपोर्ट है SDM, CO और EO की। उन्होंने प्रथम दृष्टया संपत्ति क्रमांक संख्या 1 से 20 तक की सारी जो चौहदियाँ हैं, उन्होंने बताया है कि ये फर्जी प्रतीत होती हैं और जो संलग्न वक्फनामा है उसके दस्तावेज भी फर्जी प्रतीत होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके संबंध में आगे की कार्रवाई कप्तान साहब के माध्यम से हम करेंगे और जो भी विधिक कार्रवाई और वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। के जो कागजात हैं उनका परिशीलन करने पे तो ये पाया जाता है कि जिस कोतवाली में आप बैठे हैं ये भी जो 1905 या 1906 में बनी है, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है। और इस तरीके के जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात हैं, उन सबको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा उनका। जिसमें सेक्शन 56 है वक्फ एक्ट 1995 का, उसका जो वायलेशन हुआ है उन सबका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और जहाँ जहाँ पे इसके वायलेशन को पाया जाएगा और फर्जीवाड़े करके डॉक्यूमेंट करके एग्रीमेंट करके जो एक्सचेकर को भी जो लॉस हो रहा है, ये बेनामे कराए जा रहे हैं, जिसका कोई लीगल सेंटिटी बेनामे के तौर पे जो सेल डीड के तौर पे होना चाहिए वो नहीं है, उन सब में भी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही संभल में मंदिर और बावड़ी मिलने के बाद खुदाई जारी है। गुरुवार को महमूद सराय इलाके में चामुंडा मंदिर के पास एक 100 साल पुराना कुआं मिला। प्रशासन के निर्देश पर पालिका की टीम ने कुएं की खुदाई शुरू की। हिंदू समुदाय की महिलाओं ने तहसील प्रशासन को दी थी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में प्राचीन मंदिर को पाटे जाने की जानकारी। महिलाओं से जानकारी मिलने के बाद तहसील प्रशासन ने पालिका की टीम को कुएं की खुदाई के लिए भेजा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने शासन स्तर पर बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं। इस बदलाव के तहत 46 IAS अफसरों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया है। संजय प्रसाद को यूपी सरकार ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रमुख गृह सचिव के पद पर नियुक्त किया है। वह वर्तमान में मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव के पद पर कार्यरत हैं। माना जा रहा है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संजय प्रसाद की तैनाती की गई है।
वैभव श्रीवास्तव को गृह सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं अजित कुमार को कृषि विभाग के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार सिंह एक प्रमुख सचिव होमगार्ड बनाया गया है। अनुज कुमार झा को नगर विकास का सचिव बनाया गया है। आलोक कुमार सेकंड को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। नरेंद्र भूषण को प्रबुद्ध शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है और इसके अलावा M.K. सुंदरम को बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव के पद से हटाया गया है। इन फेरबदल से राज्य के प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद है। इधर ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री के.वी. सिंह देव, पार्वती परिदा और कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन के साथ कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं मौसम की। सर्दी और शीतलहर का सितम लगातार जारी है। पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर से मैदानी इलाकों में भी पारा गिर गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। 4 से 7 जनवरी तक पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान में ठंड बढ़ने और शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं मुजफ्फराबाद में 5 जनवरी को भारी बर्फबारी की संभावना है। दिल्ली समेत पूरा NCR घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। दिल्ली में कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जो 2 जनवरी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। हालांकि कोहरे का कहर लगातार जारी रहेगा। आने वाले दिनों में दिल्ली में ठंड और बढ़ सकती है। इसके साथ ही हरियाणा और चंडीगढ़ में भी शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं बढ़ते ठंड, घने कोहरे और सर्द हवाओं की वजह से लोगों को घर से बाहर निकलने में मुश्किल हो रही है। 3 दिन की इतनी ठंड हो रही है, आप देखें, आप हम यहाँ खड़े हैं ना, थोड़ा आगे जाएं, वहाँ पे तो दिखता भी नहीं है सर। हमें गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। मैं गाड़ी चलाता हूँ लेकिन बहुत मुश्किल से अभी आया, तो थोड़ी से या चाय वाले से चाय ले रहा हूँ सर, थोड़ा सी अपने आप को हीट दे रहे हैं क्या। यही हम चाहते हैं कि प्रशासन से कि जो बच्चों को अभी छुट्टियाँ इन्होंने डाली हैं, इनको बढ़ाना चाहिए, थोड़ा 5-7 दिन के लिए और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ठंड है। बच्चों को अभी बहुत मुश्किल है घर से निकालना, क्योंकि स्कूल जाएंगे तभी मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए। 2-3 दिन से ठंड बड़ी पड़ रही है। आज धुंध भी बहुत है, देखा मैंने, कोहरा शोरा बहुत है। ड्राइव करनी है तो थोड़ा ध्यान से करिए, बाहर निकलते हैं तो मतलब अपने तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए। काफ़ी ठंड पड़ रही है, पिछले 5-7 दिन से काफ़ी ठंड पड़ रही है। ठंड से लोग सुबह कम निकल रहे बाहर घरों से, धुंध पड़ रही है, कोहरा होता है सुबह काफ़ी। इस समय गर्म कपड़े पहन रहे लोग काफ़ी ज़्यादा। गाड़ियों में जैसे सुबह लोग आते हैं, बाइक पे आते हैं, काफ़ी ठंड है, साइकिल पे आते हैं लोग। खासकर जो सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं वो भी कम हो गए हैं, और काफ़ी लोग कम जो सुबह काम के लिए निकलते वही लोग निकल रहे हैं। ऐसे आम लोग जो सैर के लिए निकलते थे घूमने के लिए, वो लोग कम बाहर आ रहे हैं काफ़ी। और इधर दिल्ली सफदरजंग में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री मापा गया। वहीं बात करें पालम की, जहां न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री रहा। पालम हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम दर्ज की गई। IGI पालम, अमृतसर, श्रीनगर, आगरा, गोरखपुर हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई है। इधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज वाणिज्य भवन में स्टार्टअप इंडिया पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। साथ ही भारत मंडपम में वो विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता रिपोर्ट 2024 के विमोचन और लिप्स 2024 के पुरस्कार समारोह में भी शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने स्ट्राइड वेंचर्स के फाउंडर इशप्रीत सिंह गांधी और
विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर सेंथिल पांडियन सी से भी मुलाकात की। इस दौरान बेहतर फंडिंग अवसरों के लिए वैश्विक स्तर पर भारतीय स्टार्टअप का विस्तार करने की योजनाओं और निवेश पर भी चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर को बढ़ाने के लिए लाई गई FAME 2 स्कीम के तहत 16.15 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को इंसेंटिव दिया है। इसमें 14.27 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, 1.59 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन, 22,548 इलेक्ट्रिक गाड़ियां और 5,131 ई बस शामिल हैं। इसके अलावा 10,985 EV सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 8,812 स्थापना के लिए आवंटित भी कर दिए गए हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने बताया कि 31 अक्टूबर 2024 तक कुल 8,844 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें से 6,577 करोड़ रुपए की सब्सिडी, 2,244 करोड़ रुपए कैपिटल एसेट्स पर और 23 करोड़ रुपए अन्य मदों पर खर्च किए गए हैं। योजना के दोनों चरणों के बाद कुल मिलाकर देश में अब तक ईवी के लिए 25,202 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। कर्नाटक में 5,765 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के साथ सबसे आगे है। इसके बाद महाराष्ट्र 3,728 के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश 1,989 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के साथ तीसरे स्थान पर है। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल।
डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ की। वो महाकुंभ जो दिव्य है, वो महाकुंभ जो भव्य है। माघे वृषगते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ अमावस्यायाम तदा कुंभ प्रयागे तीर्थनायिकी। जब माघ महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उसके बाद प्रयागराज में सारे लोग इकट्ठा होते हैं। सबसे पहले साइबर अलर्ट कार्यक्रम में ही हमने ही उठाया था ये मुद्दा डिजिटल अरेस्ट का, आपको सतर्क करने के लिए। खौफ इतना पैदा कर दिया था कि आप नहीं बात मानोगे तो हम आपकी फैमिली, बच्चे सबको भी अरेस्ट कर लेंगे। मेरे हाथ कांप रहे थे, मन हो रहा था कि किसी को बोल दूं, जैसे तो आत्मा अलाउ नहीं करती है। कभी सीबीआई इंस्पेक्टर बन के और कभी ईडी के अधिकारी बन के, पुलिस के अधिकारी बन के, क्राइम ब्रांच के बन के, तरह तरह से उसको डरा धमका के जो है उसे 20 लाख रुपये ट्रांसफर किया। ये सारी चीजें अधिकतर आप देखेंगे कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, पीडीआर, वियतनाम, इन देशों से हो रहा है। देखिएगा साइबर अलर्ट मेरे साथ शनिवार रात 9 बजे। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सौंपेंगे 1675 नवनिर्मित फ्लैटों की चाबी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज भारत मंडपम में प्रदान करेंगे लॉजिस्टिक उत्कृष्टता, उन्नति और प्रदर्शनशील के लिए पुरस्कार। राज्य लॉजिस्टिक्स सुगमता रिपोर्ट 2024 का होगा विमोचन। उत्तर प्रदेश के संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। एफआईआर रद्द करने की मांग वाली खारिज। हिंसा मामले में हुई थी एफआईआर। मौसम की खबरों में पहाड़ों से लेकर मैदानों तक भयंकर ठंड। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। राजधानी दिल्ली में कोहरे के चलते हवाई यातायात हुआ प्रभावित। और खेल की खबरों में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों ने किया निराश। सिडनी टेस्ट की पहली पारी में 185 रन पर सिमटी टीम इंडिया। ऋषभ पंत ने बनाए सबसे अधिक 40 रन। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे और पात्र लाभार्थियों को स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबियां भी सौंपेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं नोरोजी नगर में विश्व व्यापार केंद्र और सरोजनी नगर में जनरल पूल आवासीय आवास टाइप 2 क्वार्टर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली के द्वारका में सीबीएसई के एकीकृत कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन करेंगे, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसमें पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार के पूर्वी परिसर में एक अकादमिक ब्लॉक और द्वारका के पश्चिमी परिसर में अकादमिक ब्लॉक शामिल है। इसमें नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का भवन भी शामिल है, जिसमें शिक्षा के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। तो आज दिल्ली वासियों को मिलने वाला है नव वर्ष का बड़ा तोहफा। राजधानी में झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए ये मौका किसी त्योहार से कम नहीं है। आखिरकार जो लोग अब तक झुग्गियों में रह रहे थे, अब उन्हें नए साल में नया घर मिलने जा रहा है। वो कह रहे हैं कि उनका बरसों का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करने का काम किया है।
नववर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 3 जनवरी को पीएम मोदी दिल्ली के अशोक विहार क्षेत्र के झुग्गी वासियों को नए फ्लैट की चाबियां सौंपेंगे। जहां झुग्गी वही मकान योजना के तहत दिल्ली के अशोक विहार के स्वाभिमान अपार्टमेंट में 1675 नए मकान बनाए गए हैं। योजना के लाभार्थियों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। जब से हम लोग रह रहे हैं तब से देख रहा हूँ यहाँ इतना गंदगी है, ना यहाँ के पानी की व्यवस्था था, ना यहाँ कोई सफाई की व्यवस्था था। बच्चे हमेशा परेशान रहते थे, बीमार पड़ते थे, हम लोग हॉस्पिटल दौड़ते थे, लेकिन कभी भी कोई देखने नहीं आया। जब से प्रधानमंत्री इस चीज़ को ध्यान दिया हम लोग के बच्चे के ऊपर, ना चलो वहाँ के बच्चे के ज़िंदगी संवरा जाए, अच्छे से उन लोग परवरिश हो, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे जगह रहे, तब से हम लोग बहुत खुश हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, जो हम लोग के बच्चे की ज़िंदगी के लिए उन्होंने कुछ न कुछ सोचे हैं। जो आज ने मोदी जी ने ये काम किया है हमारे लिए बहुत अच्छा लगा, और हमारे जो बच्चे हैं कम से कम कुछ आगे जाके कुछ बन सकते हैं, उनके लिए कुछ सोचे हैं वो लोग। मोदी जी ने कहा था कि हम जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। आज उन्होंने झुग्गी के जगह पर मकान बना करके दे रहे हैं। मैं यहाँ जेलर वाले बाग में 30 साल से रहता हूँ, और मोदी जी ने वादा किया था कि क्या कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उसके बाद अपना वादा पूरा किया। यहाँ पे हमें जेलर वाले बाग में फ्लैट हमें दिया। हमारे मोदी जी दिए फ्लैट जहाँ झुग्गी वही जो मकान, हमारे बच्चे को भविष्य के लिए अच्छे काम किए हैं। में बारिश बुनी में पानी भर जाता था और नालियों का पानी घर में घुस जाता है, अब कीड़े मकोड़े दुनिया के घर में भर जाते थे, हमको बड़ी परेशानी थी, नालियाँ भर जानी, बच्चों को स्कूलों से परेशानी। आज मोदी जी ने हमें फ्लैट देने, इसके लिए हमको बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए मोदी जी को मैं धन्यवाद दे रही हूँ। मोदी जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कीचड़ से निकाल कर हमें मकान देकर स्वर्ग में बैठा दिया। मोदी जी ऐसा नेता न कभी हुआ न होगा। हम लोगों को 30 साल से ज़्यादा हो गया झुग्गियों में रहते हुए, मोदी जी की तरफ से मकान मिल गया, बहुत बढ़िया। मैं 25 साल से जेलर बाग में हूँ, और मेरे बच्चे भी यहाँ हुए, पढ़े लिखे यहाँ नगर निगम के स्कूल में, लेकिन कहीं उनको अगर किसी यूनिवर्सिटी में जा कर के अगर एडमिशन कराना झुग्गी का नाम आता था तो इग्नोर कर देते थे कि नहीं ये झुग्गी में रहने वाला है। आज वो सम्मान मिला है। आइए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नई दिल्ली की दरगाह निजामुद्दीन औलिया पर चादर चढ़ाई गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने चादर चढ़ाई। तो नई दिल्ली की दरगाह निजामुद्दीन औलिया पर चादर चढ़ाई गई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये चादर चढ़ाई गई है, और ये केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू तस्वीरों में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दरगाह निजामुद्दीन औलिया पर चादर चढ़ाई गई। सभी इस दुआ के साथ कि ये जो चादर चढ़ाई गई है सभी की मनोकामना पूरी हो। किरण रिजिजू और जमाल सिद्दीकी ने ये चादर चढ़ाई है। भविष्य के लिए और प्रधानमंत्री जी का संदेश है, जो मोहब्बत का पैगाम है, भाईचारा का, इस संदेश को लेकर के हम जा रहे हैं, और हमारे देश में अमन चैन हो, भविष्य अच्छा हो, शांति हो, मिल के रहे, हम ये संदेश को लेकर के जा रहे हैं। और बहुत पुराना हमारा परंपरा है हमारे देश का, इसलिए आज हम लोग यहाँ निजामुद्दीन के बाद प्रधानमंत्री जी का चादर को लेकर के कल अजमेर शरीफ दरगाह में कल सुबह 11 बजे हम चढ़ाएंगे। आज सावित्रीबाई फुले की जयंती है। पहली महिला शिक्षिका और सामाजिक क्रांति की अग्रदूत सावित्रीबाई फुले को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है, सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वह महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं और शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अग्रणी हैं। लोगों का बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रयास हमें प्रेरित करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है, आइए आपको दिखाते हैं।
सावित्रीबाई फुले जी का नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान हमारे सामने आता है। वे हमेशा महिलाओं और वंचितों की शिक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाती रही। वे अपने समय से बहुत आगे थी और उन गलत प्रथाओं के विरोध में हमेशा मुखर रही। शिक्षा से समाज के सशक्तिकरण पर उनका गहरा विश्वास था। महात्मा फुले जी के साथ मिलकर उन्होंने बेटियों के लिए कई स्कूल शुरू किए। उनकी कविताएं लोगों में जागरूकता बढ़ाने और आत्मविश्वास भरने वाली होती थी। लोगों से हमेशा उनका यह आग्रह रहा कि वे जरूरत में एक दूसरे की मदद करें और प्रकृति के साथ भी समरसता से रहें। हमारी भारत भूमि हर कालखंड में देश की विलक्षण बेटियों को गौरव से भर दिया। सावित्रीबाई फुले जी, उनका व्यक्तित्व ऐसे प्रकाश स्तंभ की तरह है जो हर युग में नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर उनको नमन किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा है, देश में जब भी नारी शिक्षा और सामाजिक समानता की बात होती है, सावित्रीबाई फुले जी का नाम गर्व से लिया जाता है। सावित्रीबाई फुले जी ने एक ओर जहां महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया, वहीं शिक्षा को समाज सुधार का सशक्त माध्यम बनाया। महिला विरोधी कुरीतियों को समाप्त कर नारी सम्मान की नई परिभाषा गढ़ने वाली महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर उन्हें नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर नमन किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है, साहसी रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर नमन। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, जिसमें अद्वितीय वीरता और रणनीतिक प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने कई पीढ़ियों को उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका की भी व्यापक रूप से सराहना की जाती है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के संभल से आ रही है। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद के एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस की जांच जारी रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने पुलिस को फिलहाल सांसद बर्क को गिरफ्तार नहीं करने को कहा है। संभल में हुई हिंसा के मामले में जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर हुई थी। बर्क ने हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में कई नक्सलियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसकी प्रशंसा न केवल राज्य की जनता बल्कि विपक्षी शिवसेना यूबीटी ने भी की है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि नक्सल उन्मूलन की दिशा में महायुति सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया है। आपको बता दें कि 2 रोज पहले गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों ने पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण किया था, जिसमें प्रमुख नक्सली कमांडर तारका सेदान शामिल था। फडणवीस को उनका हमने आज अभिनंदन किया है, सराहना की है। क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है, राज्य हमारा है। और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करेंगे। वहाँ देवेंद्र फडणवीस स्टील सिटी बनाना चाहते हैं, पोलाद सिटी, जमशेदपुर में जो पोलाद सिटी है उस तरह से, तो उससे महाराष्ट्र की जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, तो उसका स्वागत तो करना चाहिए। अगर राज्य के मुख्यमंत्री ने कंट्रोल लिया है गढ़चिरौली का, तो जरूर हम उनका स्वागत करेंगे।
बात कर्नाटक की कर लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने नए साल की शुरुआत पर लोगों को झटका दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई वाली सरकार ने बस किराए में 15% किराया बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। नया किराया 5 जनवरी से लागू होगा। कांग्रेस शासित राज्य में महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी जा रही है। कर्नाटक सरकार के फैसले से राज्य सरकार के अधीन आने वाले बस सेवाएं महंगी हो जाएंगी। पिछले दिनों जब कर्नाटक सरकार द्वारा किराए में बढ़ोतरी की हलचल सामने आई थी तो विरोध के स्वर भी उठे थे। प्रदेश के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल राज्य कैबिनेट के फैसले के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। मंत्री पाटिल ने बताया है कि पिछले कुछ सालों में डीजल पेट्रोल के साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी काफी वृद्धि हुई है, जिसके चलते ये फैसला लेना पड़ा है। इस पर भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष आर अशोक ने आरोप लगाया है कि सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस सरकार किसी न किसी तरीके से आम आदमी से महंगाई और कर वृद्धि करके जबरन वसूली कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि अब बस किराया बढ़ाकर आम आदमी पर बोझ बढ़ा दिया गया है। वहीं कर्नाटक से भाजपा नेता चलवाडी नारायण स्वामी ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले के बाद पुरुष यात्री पर अधिक वित्तीय भार बढ़ेगा। They are giving a free to a woman and charging more to a man. We can say like this: for a wife it is free, for a husband is it double now. So this is the stand which taken by the government. बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु की भाजपा महिला मोर्चा ने अन्ना विश्वविद्यालय में कथित यौन उत्पीड़न की घटना पर न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। महिला मोर्चे ने मदुरै में चेन्नई तक विरोध में एक रैली भी निकाली। आपको बता दें कि अन्ना यूनिवर्सिटी के परिसर में एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के मामले पर मद्रास हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले पर हम सबको शर्म आनी चाहिए। चिंता जताते हुए कोर्ट ने कहा कि जहां इस घटना को हमें वेकअप कॉल की तरह लेना चाहिए था। तमिलनाडु में भाजपा ने डीएमके सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के.एन. अमलाई ने कहा है कि डीएमके सरकार के कार्यकाल में हिस्ट्री शीटर और यौन अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं बीजेपी पदाधिकारियों को लोगों की आवाज उठाने से रोकने के लिए परेशान किया जा रहा है। मदुरै में डीएमके पदाधिकारियों ने यौन उत्पीड़न शिकार छात्रा के लिए न्याय मांगने वाली रैली में भाग लेने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा को गिरफ्तार कर घर में नजरबंद किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपराधियों को बचा रहे हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन हो रहा है। खबर दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि भाजपा दिल्ली के विकास के लिए हमेशा गंभीर रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर फर्जीवाड़ा करके जनादेश का अपहरण करने का भी आरोप लगाया। डीडी न्यूज के संवाददाता ने वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की है। मिलने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज के 3 कैंपस तैयार होने वाले हैं, नए कॉलेज आ रहे हैं और नरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आ रहा है। तो दिल्ली के विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रतिबद्ध रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी आज दिल्ली के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा करेंगे। बहुत आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। दिल्ली को पिछले 10-12 सालों में बदहाल करने का काम दिल्ली की सरकार ने किया है और इसीलिए दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चाहिए। इन विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिलकर दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। फर्जी वोट का बहुत मुद्दा इस बार देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में, हालांकि ऐलान नहीं हुआ। आप देखिए संजय सिंह की पत्नी के मुद्दा भी, उनके वोटिंग कहां पर है, दो जगह पर वोट, इसको लेकर बहुत विवाद हुआ। संजय सिंह का अपना वोट दो जगह बना हुआ भाई साहब, उनकी पत्नी की बात मत कीजिए। इनके मेयर जो अपनी एक पत्नी का 2 नामों से वोट बनवाते हैं, तो जैसे आम आदमी पार्टी खुद फर्जी है, उन्होंने वोट भी फर्जी बनाने का काम किया है और ये उनकी चोरी पकड़ी जा रही है, इसलिए बिलबिला रहे हैं। आप लोग लगातार इस सब मुद्दे को उठाते बिल्कुल उठाते रहेंगे। दिल्ली में फर्जी मतदान करने वालों को 1 साल की सजा है। दिल्ली में फर्जी मतदान की कोशिश करने वालों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो रही है। कल इलेक्शन कमीशन ने भी पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। एक बड़ी साजिश है, आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली में मैंडेट को एक तरह से अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सचदेवा। उनका कहना है कि एक तरफ विकास की सौगात मिल रही है दिल्ली वासियों को, वहीं केजरीवाल बताएं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या काम किया है दिल्ली में बीते 10 वर्षों में। कैमरामैन उत्तम कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। उधर दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी आपको घेरा है
उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी पर वोटों का फर्जीवाड़ा करने का उन्होंने आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कागजात सार्वजनिक हुए हैं उनसे साफ पता चलता है कि आम आदमी पार्टी से धोखेबाज और झूठी कोई पार्टी नहीं है। जो कागजात अभी पब्लिक डोमेन में आए हैं मीडिया के माध्यम से, वो साफ साफ दर्शाते हैं कि आम आदमी पार्टी से झूठी और फ्रॉड पार्टी इस देश में, इस दुनिया में नहीं है। 2016 से लेकर 23 तक कागज है सिग्नेचर वाले कि लगभग 24 स्ट्रक्चर्स को डेमोलिश करने का फतवा आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के द्वारा दिया गया। बढ़ते आगे, ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव, पार्वती परेदा और कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन के साथ कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बढ़ते आगे, बताते हैं आपको मौसम का हाल। सर्दी और शीतलहर का सितम लगातार जारी है। पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर से मैदानी इलाकों में भी पारा गिर गया है। बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की, तो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। 4 से 7 जनवरी तक पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान में ठंड बढ़ने और शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं मुजफ्फराबाद में 5 जनवरी को भारी बर्फबारी की संभावना है। दिल्ली समेत पूरा एनसीआर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। दिल्ली में कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जो 2 जनवरी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। हालांकि कोहरे का कहर जारी रहेगा। आने वाले दिनों में दिल्ली में ठंड और बढ़ सकती है। इसके साथ ही हरियाणा और चंडीगढ़ में भी शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं बढ़ते ठंड, घने कोहरे और सर्द हवाओं की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। 2-3 दिन की इतनी ठंड हो रही है, आप देखें, आप हम यहाँ खड़े हैं ना, थोड़ा आगे जाएं, वहाँ पे तो दिखता भी नहीं है सर। हमें गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। मैं गाड़ी चलाता हूँ लेकिन बहुत मुश्किल से अभी आया, तो थोड़ी से या चाय वाले से चाय ले रहा हूँ सर, थोड़ा सी अपने आप को हीट दे रहे हैं क्या। यही हम चाहते हैं कि प्रशासन से कि जो बच्चों को अभी छुट्टियाँ इन्होंने डाली हैं, इनको बढ़ाना चाहिए, थोड़ा 5-7 दिन के लिए और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ठंड है, बच्चों को अभी बहुत मुश्किल है घर से निकालना, क्योंकि स्कूल जाएंगे तभी मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए। 2-3 दिन से ठंड बड़ी पड़ रही है। आज धुंध भी बहुत है, देखा मैंने, कोहरा शोरा बहुत है। ड्राइव करनी है तो थोड़ा ध्यान से करिए, बाहर निकलते हैं तो मतलब अपने तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए। काफ़ी ठंड पड़ रही है, पिछले 5-7 दिन से काफ़ी ठंड पड़ रही है। ठंड से लोग सुबह कम निकल रहे बाहर घरों से, धुंध पड़ रही है, कोहरा होता है सुबह काफ़ी। इस समय गर्म कपड़े पहन रहे लोग काफ़ी ज़्यादा। गाड़ियों में जैसे सुबह लोग आते हैं, बाइक पे आते हैं, काफ़ी ठंड है, साइकिल पे आते हैं लोग। खासकर जो सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं वो भी कम हो गए हैं, और काफ़ी लोग कम जो सुबह काम के लिए निकलते हैं वही लोग निकल रहे हैं। ऐसे आम लोग जो सैर के लिए निकलते थे घूमने के लिए, वो लोग कम बाहर आ रहे हैं काफ़ी। दिल्ली सफदरजंग में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री मापा गया। वहीं बात करें पालम की, जहां न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री रहा। पालम हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम दर्ज की गई। IGI पालम, अमृतसर, श्रीनगर, आगरा, गोरखपुर हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई है। बढ़ते आगे, सुप्रीम कोर्ट ने CBI की याचिका पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और 4 अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। CBI ने राम रहीम और अन्य लोगों को वर्ष 2002 में डेरे के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के आरोप से बरी किए जाने के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पीड़ित परिवार की याचिका पर जस्टिस बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच नोटिस जारी कर चुकी है। आज CGI की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी करते हुए CBI की याचिका को भी उसी बेंच के पास भेज दिया है। जस्टिस बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज वाणिज्य भवन में स्टार्टअप इंडिया पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। साथ ही भारत मंडपम में वह विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता रिपोर्ट 2024 के विमोचन और लीप्स 2024 के पुरस्कार समारोह में भी शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने स्ट्राइड वेंचर्स के फाउंडर इशप्रीत सिंह गांधी और विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर सेंथिल पांडियन सी से भी मुलाकात की। इस दौरान बेहतर फंडिंग अवसरों के लिए वैश्विक स्तर पर भारतीय स्टार्टअप का विस्तार करने की योजनाओं पर और निवेश करने पर चर्चा हुई। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इस बढ़ती ठंड ने जहां आम जनमानस को घरों के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया है, वहीं इससे किसानों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। तापमान में तेज गिरावट के कारण पाले की भी आशंका रहती है। इससे फसल को काफी नुकसान होता है और फली विकास पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। पाला पड़ने पर का उचित अनुमान लगाकर इसके प्रभाव से फसलों को आसानी से बचाया जा सकता है। पेश हमारे संवाददाता शमीम अख्तर की एक खास रिपोर्ट। पाले का सबसे अधिक असर आलू, गेहूं, जौ, सरसों, जीरा, धनिया, चना, मटर, प्याज, लहसुन और गन्ने की खेती में होता है। पाले के कारण गेहूं में नुकसान 20% तक हो सकता है, जबकि सरसों, सौंफ, जीरा, धनिया, मटर, चना और गन्ने में 30 से 40%। और सब्जियों की बात करें तो आलू, टमाटर, बैंगन और मिर्च में 40 से 60% तक नुकसान हो सकता है। फसलों और सब्जियों में पाला मारने से उनकी उपज और गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित होती हैं। पाले से पौधों की पत्तियां झुलस जाती हैं और टहनियां नष्ट हो जाती हैं। पाला मारने के कारण पत्तों और तनों तक धूप और हवा सही से नहीं पहुंच पाती, इसलिए पत्ते सड़ने लगते हैं। इससे फसल के उत्पादन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इससे कभी कभी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। लहसुन है, सरसों है, पालक है, तोड़िया है, बंगा है, पालक है और प्याज भी है। पत्ते जल जाते हैं, फिर पूरे नष्ट हो जाता है। लहसुन है, प्याज है, वो सूख जाएगा। होगा ये तो बेकार ही हो जाएगा। होगा क्या, अब तो दोबारा सफाई करके दूसरा लगाना आइटम पड़ेगा। कुछ दिनों से ये पाला पड़ रहा है, तो इससे हमारी इस फसल पे काफ़ी नुकसान हो रहा है। हम काफ़ी लोग परेशान हैं, लगाते हैं और फिर पाला पड़ जाता है, पत्ते उसके हैं वो जल जाते हैं। इससे नुकसान जो है पत्ता जल जाता है, पत्ता जल जाता है, फसल उठती नहीं है और बाकी पीलापन फसल में ये सब बीमारियां ज़्यादातर आती हैं। सबसे ज़्यादा पालक होता है, पालक में नुकसान होता है। बाकी लहसुन वगैरह में, प्याज में उसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार शीतलहर और पाला से फसल की सुरक्षा के लिए खेतों की सिंचाई जरूरी है। जब भी पाला पड़ने की संभावना हो तो फसल में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरेगा और फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। अपनी फसल को पाले से बचाने के लिए अपने खेत में धुआं करें। इससे तापमान जमाव बिंदु तक नहीं गिर पाता और पाले से होने वाली हानि से बचा जा सकता है। जिस दिन पाला पड़ने की संभावना हो उन दिनों फसलों पर गंधक के तेजाब के 0.1% घोल का छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव का असर 2 सप्ताह तक रहता है। यदि इस अवधि के बाद भी शीतलहर और पाले की संभावना बनी रहे तो गंधक के तेजाब को 15 से 15 दिन के अंतर से दोहराते रहें। सल्फर 80% WDG पाउडर को 40 ग्राम प्रति पंप यानी 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। पाला से राई सरसों को बचाने के लिए सल्फर युक्त रसायनों का इस्तेमाल फायदेमंद होता है। अगर हमारे किसान भाई इन सावधानियों का ख्याल रखें तो वो अपनी फसलों को पाले और कोहरे से बचा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कैमरामैन विकी राजपूत के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर, दिल्ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का कार्यक्रम है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज EWS बेनिफिशरीज के साथ उन्होंने मुलाकात की है। और ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोक विहार के जेलरवाला बाग के फ्लैट्स देखते हुए, और आज प्रधानमंत्री अशोक विहार के जेलरवाला बाग में बने फ्लैट्स की चाबियां लाभार्थियों को देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये उन फ्लैट्स की तस्वीरें आपके सामने, ये लाभार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलते हुए, और आज आपको बता दें कि 1675 फ्लैट्स की चाबियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों को देने वाले हैं, सौंपने वाले हैं।
तो आज दिल्ली वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नव वर्ष का ये बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली वासियों को मिलता हुआ बेहद ही खास है। ये जेलर वाला बाग के ये फ्लैट्स और कई सुविधाओं से लैस हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी लाभार्थियों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री चाबी देने से पहले इन सभी लाभार्थियों से बात कर रहे हैं और साथ ही साथ फ्लैट्स का मुआयना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद ही महत्वपूर्ण परियोजना के तहत प्रधानमंत्री लाभार्थियों को आज चाबी सौंपेंगे और झुग्गी वालियों को आज मिलने वाला है बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। अशोक विहार के स्वाभिमान अपार्टमेंट में प्रधानमंत्री 1675 EWS फ्लैट्स जो है ये अशोक विहार फेज़ 2 में निर्मित किए गए हैं। पीएम साथ ही साथ CBSE के एक एकीकृत कार्यालय परिसर का भी आज उद्घाटन करने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के अशोक विहार पहुंचे, जहां सभी लाभार्थियों से प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं और आज बड़ा उपहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1675 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री का ये उपहार 1675 नवनिर्मित फ्लैट जो हैं इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और यहाँ बन रहे हर फ्लैट जो हैं वो 2 कमरे के हैं और कमरों के अलावा फ्लैट में किचन, बाथरूम और टॉयलेट भी हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस समय धीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। धीरज, आज एक बड़ा उपहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों को, झुग्गी वासियों को देने वाले हैं और ये परियोजना अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। जहां झुग्गी वही मकान इन सिटू योजना के तहत कई जगहों पर फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं और उन्हीं में से ये अशोक विहार का स्वाभिमान फ्लैट्स कितना महत्वपूर्ण और झुग्गी वालों में आज कितनी बड़ी उत्सुकता कि विकास की डोर, विकास की प्रगति पर वो एक छोर और आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये EWS फ्लैट्स हैं और जो अशोक विहार का ये जो जेलर वाला बाग का इलाका है और जेलर बाग वाले इलाके में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 1675 फ्लैट्स का वितरण किया गया है और उसके जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों के हाथ में उनके फ्लैट्स की चाबी दी गई है। आपने खुशी की बात की, जाहिर सी बात है ये समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं और ये ऐसे लोग हैं जो किसी जमाने में आज से 20-25 साल या 30 साल पहले दिल्ली आए थे कमाने के लिए, रोजगार के लिए आए थे और उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको एक जो रहने की जो जगह या जमीन मिले उसको झुग्गियों में जगह मिली और झुग्गियों में जिस तरीके से वर्ग इनकी जिंदगी सिमटी रही और हम कह सकते हैं कि एक झुग्गी में कैसे 3, 4, 5 परिवार सहित इन लोगों ने अभी तक गुजारा किया। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक की किसी सरकार ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि इनकी भी एक सुरक्षित और अच्छी जिंदगी होनी चाहिए, इनकी भी एक बेहतर क्वालिटी की लाइफ होनी चाहिए जहां इनका रहना था। और जैसा कि लोगों से हमारी पहले भी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था कि कैसे इनके घरों के आगे से नालियां बहती है, कैसे बरसात के समय में इनके घरों तक बरसात का जो पानी, नाली का पानी चला जाता है, कैसे इनके जो बच्चे हैं वो शिक्षा जैसी चीजों से वंचित रह जाती है या जो मुख्य धारा से इनके बच्चे वंचित रह जाते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं पाते हैं। तो तमाम मुश्किलात इन लोगों ने बीते 20, 25, 30 सालों में झेले हैं और इन मुश्किलात के बाद अब कहीं जाकर इनके चेहरे पर आज जो खुशी है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि इनको जो इनके सपने का जो आशियाना है, सपने का आशियाना आज इनको मिला है। और उस आशियानों से आप देख सकते हैं कि कैसे जो खिलखिलाते बच्चे और खिलखिलाते जो लाभार्थी थे, कैसे उनके चेहरे की खुशी थी जो कि साफ तौर पे झलक रही थी और उनको आज लग रहा था
इन बुजुर्गों को, इन नौजवानों को जरूर लग रहा था कि आज इनके जिंदगी के जो अरमान हैं वो पूरे हुए हैं, क्योंकि ये तमाम उम्र गुजारने के बाद भी लोग कहते हैं कि लोगों का जो छत का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथे इन लोगों का जो छत का जो सपना है वो पूरा हुआ है। और ये ऐसा मकान मिला है जहाँ पे कि तमाम सुविधाएं, कम्युनिटी सेंटर, जो पार्क जैसी सुविधाएं, ये जो सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं इनको मिली है। और जरूर इनका जो जीवन है, इनके जीवन में जब इनको आवास मिला है, जब इनको घर मिला है, तो जरूर जो इनके जीवन में जो बदलाव है वो बदलाव भी हमें देखने को मिलेगा। जी बेहद ही सुविधाओं से लैस है ये जो फ्लैट भी बने हैं। इसमें 2 कमरे हैं, लिफ्ट है, बाथरूम, किचन, तो सुविधाओं से भी पूरे तरीके से सुसज्जित है। साथ ही साथ धीरज, कहीं ना कहीं हर किसी का सपना होता है कि एक छत अपनी हो, अपना आशियाना अपना हो। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल उन सभी सपनों को आज साकार कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो तमाम उम्र गुजर जाती है एक जो आशियाना तलाशने में, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनको जो फ्लैट्स दिए हैं, ये न केवल फ्लैट्स हैं बल्कि ये ऐसे फ्लैट्स हैं जो तमाम जो सुख सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें 2 कमरे हैं, किचन है, लेटरिन है, बाथरूम है, उसके अलावा जो लिफ्ट की सुविधाएं हैं, कम्युनिटी सेंटर है, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं इसके अंदर भी बनाई गई है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से इनकी एक जो जिंदगी थी, वो जिंदगी नालियों के बीच में, छोटी छोटी पतली सकड़ी गलियों के बीच में, वर्ग फुट मकान के ऊपर मकान, एक तरीके से आप कह सकते थे कि एक छोटे सी जगह में जो 8,000-10,000 लोगों की जो आबादी है वो किसी तरीके से अपना गुजारा फैक्ट्री में काम करती है, किसी तरीके से 4-5 परिवारों का पालन पोषण होता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक मुश्किल होता है कि अब दिल्ली जैसे महानगर में हम एक अदद छत का सपना देख सकें। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये सौगात एक तरीके से कह सकते हैं कि मिली है, और ये सौगात ऐसी सौगात होगी जो इन्हें एक बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाएगी। देखिए, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उस बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया था कि उनकी लड़कियों की शादी नहीं हो पाती थी। इसकी वजह ये थी कि लोग बताते थे कि ये जो फैमिली है, जिनकी लड़कियां हैं वो झुग्गी में रहती हैं, झुग्गी का वातावरण ठीक नहीं होता है, झुग्गी में बहुत सारी चीजें होती है। तो इसके बारे में एक तरीके से हम एक निगेटिविटी जो कह सकते हैं वो हमारे सोसाइटी में है, हमारे समाज में है कि ये झुग्गी के लोग हैं, ये रेडी पटरियों पर रहते हैं, या इनके लिए तमाम सुविधाएं नहीं है। तो अब जरूर मुख्य धारा का हिस्सा बने हैं और ये झुग्गियों से उठ के अब फ्लैट्स में आए हैं। और मैं कह सकता हूं कि जो शानदार फ्लैट्स बने हुए हैं, और ये 42 गज के फ्लैट्स हैं। आप ऐसा भी नहीं कर सकते। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेंद्र, ये जो इन-सिटू योजना है, जहां झुग्गी वहाँ मकान, उसके तहत कई जगहों पर फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने नवंबर 2022 में कालकाजी में बने EWS फ्लैट्स की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी थी। और आज जो अशोक विहार के ये जो जेलर वाला बाग की जो प्रोजेक्ट है, ये तीसरे प्रोजेक्ट की कड़ी में है। साथ ही साथ अगर चौथे प्रोजेक्ट की बात की जाए, उसकी भी घोषणा पहले से ही की जा चुकी है। तो धीरे धीरे जो झुग्गी वालों का जो सपना है वो कहीं ना कहीं साकार होता जा रहा है, सबको अपना आशियाना मिलता जा रहा है। निश्चित तौर पर सपना साकार होता जा रहा। और जब जहां झुग्गी वहीं मकान की एक परिकल्पना की गई थी, अब ये कहा जा रहा था कि बहुत चुनौतीपूर्ण परियोजना है और ये बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस पूरी परिकल्पना को साकार रूप दिया गया और आज 1675 EWS फ्लैट्स अशोक विहार फेज 2 में वो चाबी सौंपी गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि इस परिकल्पना पर आगे बढ़ा गया कि जो झुग्गी वासी हैं उनको भी एक बेहतर जीवन जीने का हक मिले, उनको भी अपने उनको फ्लैट मिले, उनको अपनी छत मिले, जिससे उनका रहन सहन बेहतर हो, क्योंकि उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है शहर में। हम जानते हैं कि वो वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनको सम्मान से जीने का हक मिले, उस दिशा में मोदी सरकार ने पहल की और इस परिकल्पना को जमीन पर उतारने का काम किया है। आज आप देखें कि बहुत ही अत्याधुनिक एक तरह से कहें सुविधाओं वाले फ्लैट हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि बहुत शानदार फ्लैट दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बनाए हैं, जिसमें सारी सुविधाएं जो मूलभूत सुविधाएं हैं
वो मौजूद है। तो निश्चित तौर पर इससे इन लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, इनके परिवार में निश्चित तौर पर देखें तो खुशी का माहौल है। तमाम हमने मीडिया में बाइट्स भी सुनी है जिसमें लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जता रहे हैं। तो दिल्ली को आज 4500 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की जो सौगात मिल रही है, निश्चित तौर पर वो बहुत महत्वपूर्ण है। शैलेंद्र, अगर इन फ्लैट्स की कीमत की बात की जाए तो जो लाभार्थी हैं उनको बहुत ही कम अमाउंट जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना होगा। सरकार मेजरली ज्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर केवल नाम मात्र का भार वो इन फ्लैट मालिकों को या जो जहां जिनकी झुग्गी थी जिसके बदले जो मकान दिया गया है वो उठाना होगा। और शुरुआती जो एक तरह से फ्लैट के मेंटेनेंस के जो खर्चे होते हैं वो भी आप देखें तो सरकार उठा रही है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा तोहफा है जो दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में झुग्गी वासियों को। और इस तरह की योजना जब आगे बढ़ी है तो हमने देखा है कि उन चेहरों पर वो खुशी दिखाई दी है जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि दिल्ली के इतने एक तरह बेहतरीन इलाकों में जो बहुत ही एक तरह से ऐसे इलाके माने जाते हैं जहां आम आदमी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है अपना घर खरीदना, अपना छत होना। तो ऐसे में इन गरीब लोगों को मकान मिलना, फ्लैट मिलना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि आज ये बहुत बड़ी सौगात है जो दिल्ली वासियों को मिली है। तो आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हैं, लेकिन अगर फ्लैट्स की कीमत की बात की जाए तो करीब 25 लाख रुपए का ये एक फ्लैट है जिसमें हर लाभार्थी को फ्लैट 1,41,000 का मिलेगा। और प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री ध्वनि के साथ वंदन अभिनंदन है इसी विभूति का इस देश का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी का भी निवेदन, आप सभी अपने स्थान पर विराजें। आपके उत्साह, आपकी उमंग, आपकी ऊर्जा का भाव हम सब अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि जिसकी जिंदगी में अभी तक अंधेरा रहा हो उनकी जिंदगी में आज एक उजियार भरी सुबह